लाइव हो गया है। मैं सभी को उपस्थित हमारे सभी हितधारक, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, डाइट मेंटर, नोडल शिक्षक, शिक्षा मित्र, ईसीसी एजुकेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, नोडल एसआरजी, नोडल शिक्षक संकुल, जनपद स्तरीय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं हमारे सुपरवाइजर्स। इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है, इसमें से कुछ लोग शायद कहीं मीटिंग में व्यस्त होंगे, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमारे ईसीसी एजुकेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, नोडल एसआरजी, शिक्षा मित्र, हमारे प्रधान अध्यापक, नोडल शिक्षक अनिवार्यता जुड़े होंगे, क्योंकि ये पूरी श्रृंखला उन्हीं के लिए तैयार की गई है, जिससे वो अपने विद्यालय में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र को एक बाल वाटिका के रूप में फंक्शनल यानी क्रियाशील बना सके। आज की बाल वाटिका वेबिनार श्रृंखला 5 है। इसमें हम लोग बहुत सी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ेंगे, वो जनपदों में हुए कुछ अच्छे प्रयासों का उदाहरण भी आपको दिखाएंगे। बाल वाटिका हैंडबुक की यूनिट 3 अब प्रारंभ होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपकी विशेष समस्याएं, कैसे बाल वाटिका संचालन में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों की अनुपस्थिति है या बाल वाटिका सेटअप पूरी तरह ना हो पाना आदि पे भी हम लोग पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे। कुछ विशेष समस्याओं को फोकस किया जाएगा, उनका हल जनपदों ने कैसे निकाला वो भी आपको दिखाया जाएगा उदाहरण के द्वारा। और सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे बहुत विस्तृत रूप से अपने यूनिट 3 की, कैसे आप दीक्षा पोर्टल से आप बाल वाटिका हैंडबुक को देख सकते हैं, कैसे यूनिट 3 की पूरी डिटेल आप पाठ योजना समझ सकते हैं, उसमें क्या कार्य करना है वो विस्तृत विवरण होगा। और जब यूनिट 3 आपकी समाप्त हो जाएगी, उस समय तक आपके आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे क्या सीख चुके होंगे, ये भी इस बार का लक्ष्य है। क्योंकि जब तक हम लोग एक परिणाम की कल्पना नहीं करते, तब तक प्रयास को उतना सुसज्जित रूप से हम लोग बढ़ा नहीं पाते। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बाल वाटिका वेबिनार श्रृंखला 5 में जुड़े हैं और बहुत ध्यान से आप देखेंगे आगे हमारे विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतिकरण। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी हमारे एकेडमिक टीम से कि वो इस पूरे सेशन को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया शिखा मैम। आप सभी लोगों का बाल वाटिका वेबिनार श्रृंखला 5 में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्रेया और मेरा नाम रीनू है। आज हम बाल वाटिका श्रृंखला 5 वेबिनार में जुड़े हैं। ये था हमारा संक्षिप्त परिचय। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जिस प्रकार से पिछले हमारे कुछ वेबिनार्स में भी आपने खुद का परिचय दिया है चैट बॉक्स में, आप अपना परिचय दें। आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है और आपके जिले का नाम क्या है। आप सभी लोगों के उत्तर आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह है, अ, नवीपुर से। हमारे पास प्रभा मैम जुड़ी हुई है बांदा से। रुबीना मैम कासगंज से। आशीष पांडे सर धौनपुर से। श्याम सर सुल्तानपुर से। आप सभी लोगों का अपने उत्तर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आगे के वेबिनार में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए जानते हैं कि इस जो सत्र है इसमें हम क्या मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला, हम पिछले सत्र में जो भी हमने जानकारी प्राप्त की थी उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। दूसरा, कक्षा स्तर पे आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाने में, प्रबंधन में, उन समस्याओं पे चर्चा करेंगे और उनका क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा, कक्षा में आप लोग जो भी उदाहरणीय तकनीकें कर रहे हैं और जो भी विधियां कर रहे हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे, उनका प्रदर्शन देखेंगे और साथ के साथ वो बाकी कक्षाओं में कैसे जा सकता है वो भी जानेंगे। और इकाई 3 की जानकारी को भी को आप कक्षा में किस तरीके से संचालन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुनरावृत्ति से। तो पिछले वेबिनार में हमने समझा था कि बच्चों को आयु अनुरूप शिक्षण किस तरीके से प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न है और इसका उत्तर आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय बाल वाटिका आयु वर्ग के बच्चों के पढ़ाने के लिए सही है। पहला, कविताएं और गीत गाना। दूसरा, बच्चों को सीधे कक्षा में लिखना शुरू कराना। तीसरा, अंक 1 की पहचान के बाद बच्चों को रंगों के बारे में सिखाना। चौथा, बच्चों को कक्षा 3 की किताब से स्वयं कहानी पढ़ने को बोलना। आप सभी से अनुरोध है कि अपने उत्तर चैट बॉक्स में दें। सृष्टि मैम ने 1 बोला है, कविता और गीत गाना। बहुत सारे लोग जो हैं वो 1 ऑप्शन को बोल रहे हैं। कमलेश सर भी 1 बोल रहे हैं, चांदनी मैम भी 1 बोल रही हैं। कई लोगों का उत्तर 2 भी आ रहा है। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। आप सब ज्यादातर लोग सही हैं कि हमारा कविता और गीत गाना इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयु अनुरूप शिक्षण है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि इकाई 2 जो हमने पिछले वेबिनार में जाना उसके बारे में, उसका नाम क्या है और इकाई को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला, हमारा भोजन इंटरनेट। दूसरा, हमारा भोजन दीक्षा पोर्टल। तीसरा, पेड़ पौधे दीक्षा पोर्टल। और चौथा, पेड़ पौधे इंटरनेट। सृष्टि सृष्टि मैम सेकंड बोल रही है, दूसरा उत्तर है। गीतांजलि मैम 1 बोल रही है। अशोक कुमार सर सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं। नीतीश कुमार सर थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं।
अर्पित सर जो है वो फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं इस बार तो। आंसर्स में काफी वैरायटी है सब लोग अलग अलग 1 2, कई लोग 3 भी बोल रहे हैं, प्रमोद सर 3 बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है हमारा भोजन। जो कि दीक्षा पोर्टल, दूसरी इकाई का नाम हमारा भोजन, जैसे हमने पिछले वेबिनार में भी जाना। और उसको आप दीक्षा पोर्टल का जो भी लिंक था आपको पिछले वन पेजर में जो दिया था, और वेबिनार में भी हमने चैट बॉक्स में डाला था, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि पिछले सत्र के जो भी मुख्य बिंदु हैं वो क्या थे। पहले तो हमने पिछले सत्र में सर्वांगीण विकास के 5 क्षेत्रों के बारे में चर्चा की, कि किस तरीके से हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम और राज्य पाठ्यचर्या कार्यक्रम भी हमें सर्वांगीण विकास के 5 क्षेत्रों को सिखाने के लिए बोलता है। हमारा पहला विकास का क्षेत्र सामाजिक भावनात्मक नैतिक विकास, दूसरा भाषा और साक्षरता विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा सौंदर्य बोध विकास, और पांचवा शारीरिक विकास। याद रखिए, जैसे हमने पहले भी समझा कि ये विकास के पांचों क्षेत्रों को आपको रोज कराना कक्षा में जरूरी है। हम किसी एक ही विकास के क्षेत्र पर बल नहीं दे सकते। जब भी हम 5 क्षेत्रों की, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास। फिर हमने पिछले वेबिनार में आयु अनुरूप शिक्षण किस तरीके से हो सकता है, उसका महत्व क्या है, वो जाना। तो हमने ये जाना कि बच्चों को आयु अनुसार गतिविधि कराने से उनको अलग अलग विषयों पे उनकी जानकारी बढ़ती है। दूसरा, साथ के साथ उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। वो कक्षा में आकर रुचि दिखाते हैं उन विषयों पे सीखने के लिए। बच्चों को हम जैसे कि पूर्व संख्यात्मक विकास, पूर्व साक्षरता विकास, कैसे भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं और भावनात्मक विकास सिखाते हैं। उसके अलावा बच्चों को हमने ये भी जाना कि ये कैसी शिक्षण तकनीकों का उपयोग करके बच्चों को ये गतिविधियां करा सकते हैं। पहला, कि किस तरीके से बच्चों को हम कक्षा में हाव भाव के साथ कविता करा सकते हैं। रोज बच्चों को एक कविता आने के बाद कराना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों की रुचि बढ़े कक्षा में। दूसरा, पूर्व लेखन विकास, जिसपे बच्चों को मिट्टी पे लिखना, ट्रेसिंग जैसी चीजें कर सकते हैं। पूर्व संख्या विकास, जिसमें बच्चों को रंग और आकृतियों की पहचान कराते हैं। आयु वर्ग के अनुसार बच्चों को कहानी सुनाना, कहानी का अभिनय कराना, और खेल की गतिविधियों में जैसे कि गेंद का निशाना लगाना, उनको कुछ कुछ छाटने के लिए मोती ब्लॉक्स के द्वारा, ये सारे जरूरी तकनीकों का उपयोग करके आप बच्चों में सर्वांगीण विकास के 5 क्षेत्रों के अनुसार आयु अनुरूप शिक्षण कर सकते हैं। हमने पिछले वेबिनार में ये भी जाना कि इकाई 2 को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया किस तरीके से है, कि आप दीक्षा पोर्टल के लिंक पे जाएंगे। जहां पे आप दीक्षा पोर्टल के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको दाहिनी ओर एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। उस ड्रॉप डाउन में आप इकाई का चयन करें कि आपको जो इकाई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इकाई 2 दिख रही है। उसके बाद आप वहां पे लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा इस तरीके का, जहां पे इकाई लिखी होगी, शेयर, डाउनलोड, प्रिंट, तीनों ऑप्शन आएंगे। उसमें से डाउनलोड का चयन करें और आपके अपने आप इकाई डाउनलोड हो जाएगी। उसको अपने फोन में सेव कर लें, और जब भी आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां से दैनिक योजना को पढ़ें और कक्षा में उसका संचालन करें। उसके अलावा हमने इकाई 2 के मुख्य उद्देश्य भी जाने थे। जैसे कि हमने समझा पहले भी कि हम सर्वांगीण विकास के 5 क्षेत्रों से जुड़ी शिक्षण को कराते हैं। हमने जाना कि इकाई 2 का नाम हमारा भोजन, इकाई के जो जरूरी सीखने के उद्देश्य है। तो अगर हम सामाजिक विकास को देखें तो कैसे फल सब्जियों की पहचान, भोजन के स्रोतों को जानना, और भोजन की स्वच्छता के बारे में जानना। भाषा और साक्षरता विकास पे जब हम आते हैं तो बच्चों को क और ग वर्ण को और चित्रों को शब्दों से जोड़ना सिखाया। इस इकाई में हमने ये भी जाना था कि कैसे 1 से 5 संख्या प्रतीकों को सिखाना है, संख्या प्रतीकों को किस तरीके से लिख सकते हैं, वो सब चीजें कक्षा में करानी है, उससे संबंधित गतिविधियां। और साथ के साथ इसमें है सौंदर्य बोध में आसपास की ध्वनियों की पहचान करना। और शारीरिक विकास में देखा जाए तो अंदरूनी खेल के अंतर्गत फूंक मारना, और बाहरी खेल के अंतर्गत किस तरीके से गेंद से निशाना लगाने का अभ्यास बच्चों को करा सकते हैं। आइए अब जो है हम दूसरे उद्देश्य की तरफ चलते हैं।
कक्षा के स्तर पर उदाहरणीय तकनीकों और विधियों को बताना और उनसे सीखना। सबसे पहले एक जो तकनीक है कहानियों को सुनाना, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। बच्चों को कहानियां बहुत ही पसंद होती हैं। तो कहानियों को हम कैसे 4 चरणों में उसके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं कक्षा कक्ष में कराने के लिए, आइए वो देखते हैं। चरण 1 में हम बच्चों को कक्षा में रोज कराने के लिए इकाई और विषय से जुड़ी एक कहानी का चयन करें। यह करना बहुत ही आवश्यक है। कहानी जो है वो हमारी इकाई या विषय से ही जुड़ी होनी चाहिए। चरण 2 में हम कहानी को सिखाने के लिए हस्त पुस्तिका में दिए गए 4 चरणों का पालन करें। आपकी हस्त पुस्तिका में 4 चरण दिए गए हैं, जिसको हम आगे भी संक्षिप्त रूप में समझेंगे। उसका आप पालन जरूर करें। बच्चों को कहानी सिखाने के लिए सामग्री, सहायक उपयोगकरण के उपयोग के लिए चीजें बनाएं, जैसे कोई पपेट बनाएं या कोई आप मास्क बनाएं, जो कहानी के समय सुनाते समय आप जो है उसका उपयोग कर सकें। और चौथे चरण में बच्चों की कहानी में रुचि बढ़ाने के लिए कहानी से जुड़ी सहभागितापूर्ण गतिविधियां कराएं, जैसे कहानी से जुड़े प्रश्न पूछे। मान लीजिए आपने कराई एक कहानी भुक्कड़ इल्ली। भुक्कड़ इल्ली कराते हुए आपने पूछा, बच्चों बताइए भुक्कड़ इल्ली ने बुधवार को क्या खाया था। इस तरह के प्रश्न जब आप बच्चे से पूछेंगे तो कहानी से बच्चे जुड़े रहेंगे, उनकी सहभागिता भी बढ़ेगी। और साथ ही में आप कहानी का अभिनय भी बच्चों से करवा सकते हैं, उनकी सहभागिता को और बढ़ाने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि कहानी को कराने के लिए आप दो तरह से कहानी आप कक्षा में करा सकते हैं। या तो आप बिग बुक से या अन्य कविता के से कहानी आप करा सकते हैं, या आप कहानी मौखिक रूप से कक्षा में करा सकते हैं। अगर हम बिग बुक या अन्य किसी से कहानी करा रहे हैं तो हमें 4 दिवस में उनके कुछ एक मुख्य उद्देश्य हैं जो इन पे हमें ध्यान देना है। एक कहानी को हम 4 दिवस कराएंगे ही, चाहे वो हम उन्हें बिग बुक से कराएं, चाहे हम उसे मौखिक कहानी रूप में कराएं। तो अगर बिग बुक से हम कहानी करा रहे हैं तो दिवस 1 में जो हमारा जिस उद्देश्य पे हम ज्यादा फोकस करेंगे वो होगा किताब के कवर के में चित्रों को पहचानना। बच्चों को कवर का चित्र दिखाएं, उस पर बातचीत करें, उनको कवर में क्या दिख रहा है, कौन कौन से पात्र हैं, उन्हें क्या लगता है कहानी कैसी होगी। दूसरे दिवस में आप मुख्य तौर पे उद्देश्य को जो आपको ध्यान में देना है वो है कहानी में पात्र, स्थल व घटनाएं पहचानना। तीसरे दिन में उद्देश्य आपका रहेगा कहानी से अपने आप को जोड़ना। बच्चे कहानी से अपने आप को जोड़ पाए, यह आपको निश्चित करना है। और दिवस 4 में कहानी और पात्रों के बारे में प्रश्न पूछना। कहानी जब आप बच्चों को सुनाए तो ज्यादातर प्रश्न जो है वो पात्रों के बारे में हो, कहानी के बारे में प्रश्न आप पूछें। इसी तरह से जब आप मौखिक रूप से कहानी कराएं तो पहले और दूसरे दिन मुख्य उद्देश्य कहानी में पात्र, स्थल, घटनाएं ये पहचानने पे होना चाहिए। और तीसरे दिवस में कहानी से अपने आप को बच्चे जोड़ पाए, इस पे आपको मुख्य तौर से ध्यान देना है। और चौथे दिन में कहानी और पात्रों के बारे में आप बच्चों से ज्यादा प्रश्न पूछें, ताकि आप देख सकें कि बच्चे कहानी से कितना जुड़े हुए हैं, उनकी सहभागिता निश्चित रूप से करें। चारों दिन में पर आप ये निश्चित रूप से ध्यान रखें कि प्रतिदिन उक्त उद्देश्यों के साथ में आपको पूरी कहानी बच्चों को सुनानी ही है। इसका जो आप बहुत ही ध्यान दें। अब चलिए एक वीडियो देखते हैं जो हमें हमारे ही एक सहयोगी एजुकेटर के साथ में सुश्री मानसी जी की कक्षा की है, जो कंपोजिट विद्यालय बडेल बंकी बाराबंकी जनपद से है। सबको अच्छा लगता है। बब्बू का मनपसंद खाना, बब्बू का मनपसंद। बब्बू और मासी बाजार गए थे, कहाँ गए थे? मम्मी के साथ बाजार गए थे सब लोग। मासी और बब्बू
सारी सब्जियां बनती है लगभग में, हर सब्जियों में मिक्स करके आलू बनता है ना। आलू सबको अच्छा लगता है। कैसी लगी? तो ये बताइएगा इसका क्या उद्देश्य है? गतिविधि से हमको क्या उद्देश्य मिलता है? बच्चों को यह चीज सीखने को मिलती है कि आपको सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियां खाकर खानी चाहिए, और सब्जियों से हमको ताकत मिलती है, और सब्जियों से हमको बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। स्लाइड पे चलो, स्लाइड स्लाइड। कैसी लगी आपको ये हमारे साथी सुश्री मानसी जी की वीडियो? उन्होंने वीडियो में कितने ही अच्छी तरीके से अपनी कक्षा में कहानी को करवाया। चलिए अब आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि मानसी जी कौन से दिवस का उद्देश्य करा रही थी? हमने पीछे देखा कि हर 4 दिन में अलग अलग उद्देश्य हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से दिवस के उद्देश्य पे मानसी जी ने जो है उनका ज्यादा ध्यान था? दिवस 1, दिवस 2, दिवस 3 या दिवस 4? मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इसका उत्तर जो है चैट बॉक्स में दे। ममता मैम बोल रही है दिवस 3। काफी लोगों ने दिवस 1, 4, दिवस 3, दिवस 3। ज्योति मैम दिवस 3 बोल रही है, रचना मैम दिवस 3 बोल रही हैं, अमित सर दिवस 4 बोल रहे हैं, मीना मैम दिवस 2 बोल रही है। तो अगर हम देखें तो दिवस 3 में हमें जो है कहानी से बच्चे अपने आप को जोड़ पाए, इस पे हमें ज्यादातर जो है हमें हमारे उद्देश्य पे हमें ध्यान देना है। तो इस दिन में बच्चे कहानी में क्या हुआ है या क्या हो चुका है बच्चे जान रहे थे, क्योंकि 2 दिन वो कहानी फिर से पहले से सुन चुके हैं। दिवस 3 में मैम ने जो है वो कोशिश की कि वो उनसे इस तरह के सवाल करें जिससे वो अपने आप में वो घर में क्या करते हैं, सब्जियां वो कौन सी खाते हैं, आलू कैसे, और आलू से और क्या क्या बनता है, इस तरह की चीज जिससे बच्चे कहानी से अपने आप को जोड़ पाए, इस पे फोकस किया। तो ये थी हमारी एक उदाहरणीय तकनीक और विधि। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि अगर आप लोगों में से ही कुछ लोग शिक्षण सामग्री जो कक्षा में लोकल टीएलएम्स वगैरह है उनका उपयोग किस तरीके से अच्छे से कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि जो शिक्षण सामग्री है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पास ना हो, जितनी मात्रा में चाहिए हो उसकी उपस्थिति ना हो। तो उसकी अलग अलग स्थितियों के बारे में जानते हैं और उस लोकल टीएलएम्स को किस तरीके से उपयोग करके आप कक्षा में पढ़ा सकते हैं और कक्षा को सजा सकते हैं वो भी जानते हैं। तो अगर आपके पास कक्षा में स्थानीय सामग्री है और आपके पास जो भी मटेरियल है वो नहीं, तो और सामग्री की अनुपस्थिति में लर्निंग कॉर्नर्स कैसे बना सकते हैं वो जानते हैं। तो अगर वंडर बॉक्स और सामग्री अनुपस्थित है तो आवश्यक सामग्री और टीएलएम्स के बारे में आप एचएम से बात करें, उनसे संपर्क करें कि वो आपको जो भी आपके पास विद्यालय स्तर पे उपलब्ध सामग्री है वो दे। दूसरा, आप सरल टीएलएम और सामग्री जैसे कि कपड़ा, मोती, गेंद, कागज जो आसानी से आप ला सकते हैं, आप विद्यालय स्तर पे उपलब्ध भी होगा, आपके घर में भी हो सकता है, और उनका उपयोग करके लर्निंग कॉर्नर्स बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण रूप में लिखे हुए हैं और ये सब उत्तर हमने आप लोगों को करते हुए देखा है और वहां से ये लिख कर आए हैं कि अगर वंडर बॉक्स में सामग्री नहीं है तो कक्षाओं में लोगों ने लर्निंग कॉर्नर्स कैसे बनाए हैं।
पहले की अभिनय कोना कोना में डॉक्टर सेट, कोई मुखौटा, किचन, पपेट सेट, ये सब का उपयोग करके उन्होंने एक लर्निंग कॉर्नर बनाया है, वंडर बॉक्स ना होते हुए भी। दूसरा, कला के कोने में रंग, सफेद कागज, मार्कर। किताबों के कोने में आयु वर्ग के अनुसार जो भी बच्चों के लिए किताबें हैं वो लगाई हुई हैं। ब्लॉक्स के कोनों में छोटे छोटे ब्लॉक्स, मोती और ऐसी सामग्री का उपयोग करके ये लर्निंग कॉर्नर्स की स्थापना हुई है। दूसरा, हमने देखा कि कई लोगों ने शिक्षण सामग्री और का उपयोग करके किस तरीके से एक प्रिंट रिच वातावरण बना रखा है और उसको वो पढ़ाने में उपयोग कर रहे हैं। तो हमने पिछले वेबिनार में भी जाना कि किस तरीके से एक स्टेशनरी लिस्ट गई है, जिसके बारे में आप प्रधानाध्यापक एचएम से संपर्क कर सकते हैं। उस लिस्ट में ऐसी सामग्री है जिनका उपयोग आप आसानी से करके अपनी कक्षा में एक प्रिंट रिच वातावरण बना सकते हैं। तो अगर आपको प्रिंट रिच वातावरण बनाना है और आपके पास वो सामग्री आपके प्रधान अध्यापक के द्वारा, एचएम के द्वारा मिल गई है, तो आप इन कुछ विषयों पे जो हमने देखा ग्राउंड में होते हुए कि 5 सर्वांगीण विकास के क्षेत्र जैसे हमने जाना, उससे जुड़ी हुई पढ़ाने की जो भी विषय है उनके बारे में वातावरण में कक्षा के चार्ट बने हुए हैं, कुछ कुछ टीएलएम्स बने हुए हैं। तो उदाहरण रूप में अगर मेरे गीत, चित्रों से कहानी कैसे हो रही है, वो भाषा भाषा और साक्षरता विकास में मित्रों से बात कैसे करते हैं वो, तुकान शब्दों के बारे में। अगर मैं संज्ञानात्मक विकास देखूं तो मैंने आकृतियों के चार्ट देखे थे, रंगों को कैसे पहचानते हैं वो चार्ट देखा, और साथ में तुलना में बड़ा छोटा, ऊंचा छोटा, आपकी जो भी इकाई अनुसार आप जो भी पढ़ा रहे हैं उन विषयों को सर्वांगीण विकास से जोड़ते हुए कहीं ना कहीं प्रिंट रिच वातावरण में मैंने ये सारे चार्ट देखे थे। तीसरा, मैंने देखा कि शिक्षण सामग्री का उपयोग कक्षा में पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर जब लर्निंग कॉर्नर्स बन गए हैं, वातावरण कक्षा का बहुत सहज हो गया है, जब आप कक्षा का संचालन कर रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ाने के लिए किस तरीके से कई एजुकेटर्स ने अच्छे अच्छे टीएलएम्स बना रखे हैं जो कि उनके विषय से जुड़े हुए हैं। तो आप याद रखें कि ये कुछ चरणों का पालन करके कक्षा में आप आसानी से टीएलएम्स का उपयोग करके पढ़ा सकते हैं। तो जब आप बना रहे हैं टीएलएम, तो ये चीजों का ध्यान रखें कि कक्षा में सामग्री जो है वो पहले उद्देश्य और जो विषय है आपका, तो अगर रंग आकार पढ़ा रही हूँ तो उससे जुड़ी हुई कोई टीएलएम का उपयोग करूं। दूसरा, सरल, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध सामग्री, बहुत मामूली जैसे टीएलएम्स, ब्लॉक्स हो गए, मोती हो गए, इनका उपयोग करके बच्चों को आप बहुत विषय पढ़ा सकते हैं। और सुरक्षित, जो बच्चों के लिए भी सुरक्षित हो और आपके अवधारणा जो भी आप विषय समझा रहे हैं उसके अनुकूल हो। तीसरा, ये टीएलएम थोड़े रोचक होने चाहिए और इंटरैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि ये आयु वर्ग के बच्चे बहुत लिमिटेड अटेंशन स्पैन से ध्यान दे पाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं वो इंटरैक्टिव अगर आप टीएलएम्स यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उनकी रुचि आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उसमें बनी रहेगी। जैसे कि अगर कहानी सुना रहे हैं तो एक शेर का मुखौटा लेके आ जाइए, बच्चे शेर की कहानी को सुनाते वक्त वो मुखौटा को देखेंगे, उनकी कहानी में अपने आप रुचि बढ़ेगी। अगर आप बच्चों को गिनती सिखा रहे हैं तो कंकड़ हो गए या ब्लॉक्स हो गए या मोती हो गए, वो सब चीजें लाके बच्चों को कहीं ना कहीं उस गतिविधि से जोड़ सकते हैं। उसके बाद जब टीएलएम्स का उपयोग पढ़ाने में आप कर रहे हैं तो याद रखें कि बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें। बच्चों को खाली टीएलएम्स के साथ नहीं छोड़ सकते। जब आप पढ़ा रहे हैं, जरूरी है कि आप उनको सपोर्ट दें, जहां पर भी जरूरी जरूरी है मार्गदर्शन प्रदान करें, और साथ के साथ उनसे चर्चा करें, उनकी भागीदारी उस चर्चा से बढ़ेगी। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ ही एक खुशबू यादव मैम है, ईसीसी एजुकेटर, पीएम श्री विद्यालय इटावा से। उनको देखते हैं कि उन्होंने वो कक्षा में किस तरीके से सामग्री का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा रही है। बस तुम आ जाओ बेटा, 4 भुजाओं वाली चीज उठाओ। ये क्या है ये बच्चे? इसका कलर कैसा है? बताओ बेटा, कलर बताओ इसका। सफेद। रख दो। अब निशा तुम आ जाओ।
जैसा कोई गोल चीज उठाओ, क्या है ये? इसका आकार कैसा है? तो हमने जिस तरीके से देखा कि खुशबू मैम ने कक्षा में बहुत आसानी से छोटी छोटी सामग्री, गेंद हो गया, ब्लॉक्स रखे हुए हैं और स्टेंसिल रखे हुए हैं, उनका उपयोग करके बच्चों को आकार, रंग जैसे विषयों को जो इकाई से और उनकी अवधारणा से जुड़ा है उसका उपयोग करके करा रहे हैं बच्चों को आसानी से गति। ऐसा ही बाल पोर्टफोलियो, ये आपने हमने पिछले श्रृंखला में भी इसके बारे में जाना था कि बाल पोर्टफोलियो जो है बच्चे को व्यक्तिगत रूप में से कार्य को दिखाने के लिए, उनकी प्रगति नापने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। इसकी बनाने की प्रक्रिया जैसे हमने पिछली बारी भी जानी थी कि आप कोई भी स्टेशनरी सामग्री में से चार्ट पेपर का प्रयोग करके बच्चों के साथ मिलके हर एक बच्चे के लिए एक फोल्डर बना सकते हैं। उस फोल्डर में बच्चे जो है, जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, कोई कोलाज बना रहे हैं, जो भी जिस भी तरह की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो उसमें रख सकते हैं। ये जरूरी है कि आप जो है बच्चों को बताएं कि पोर्टफोलियो में कौन सी एक्टिविटी जाएगी, कौन सी एक्टिविटी नहीं जाएगी, और उस एक्टिविटी को हम क्यों पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं। इसी रूप में देखें कि हम पोर्टफोलियो का अलग अलग प्रकार से कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि बच्चों के लिए वह एक बहुत ही नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो टूल है। बच्चे समय समय पर देखते हैं कि उन्होंने कौन सी एक्टिविटी की थी। पिछले हफ्ते तो मैंने जो है एक पेड़ में रंग किया था, इस हफ्ते मैंने क्या किया है। तो वो खुद ही अपनी अपनी की हुई एक्टिविटीज को देखते हैं पोर्टफोलियो में, और ये देख पाते हैं कि वो पिछले बार से इस बारी में कैसे जो है वो अच्छा कर पा रहे हैं। शिक्षण में सुधार के लिए समीक्षा, बच्चों के साथ साथ वो हमारे लिए भी, आपके लिए भी जो है वो एक नियमित समीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं। बच्चों का पैटर्न सीखने का आपको उसमें नजर आ सकता है। अगर आप एक अंतराल के बाद देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये बच्चा जो है पहले ढंग से रंग नहीं कर पा रहा था, रंग बाहर निकालता था। अब इस बारी आप 2 हफ्ते बाद देख रहे हैं तो थोड़ा वो रंग जो है वो अंदर नहीं कर रहा है, बाहर कम निकाल रहा है। कौन सी शिक्षण रणनीतियां जो है जो आपको अपनाने की जरूरत है, क्या आपको जो है वो चेंज करने की जरूरत है। साथ ही पोर्टफोलियो जब अभिभावक कक्षा में आए या कोई पीटीएम में, मदर्स ग्रुप में जो अभिभावक आते हैं, तो उनके साथ बच्चे की प्रगति को जो है वो शेयर करने के लिए भी जो है पोर्टफोलियो एक बहुत ही अच्छी तकनीक है, जिससे आप बच्चों की प्रगति दिखाते हुए अभिभावक से चर्चा कर सकते हैं। तो ये कुछ पोर्टफोलियो में जो है वो हमने एक्टिविटीज जो है ये बनाई गई हैं, ये दीक्षा अग्रवाल मैम की क्लास से है, ब्लॉक इटावा से। अब देखते हैं एक वीडियो उन्होंने कैसे अपनी कक्षा में पोर्टफोलियो बनाया है और उसमें क्या क्या चीजें डाली है। ये बताओ अपना, आप बताओ। हाँ, और आपने क्या एक्टिविटी करके दिखाओ। आओ अंशु आओ। हाँ बोलो। हाँ, अब ये दिखाओ, अपनी एक्टिविटी दिखाओ। अच्छी अच्छी दिखाओ। ये एक्टिविटी दिखाओ। बोलो। हाँ। बहुत ही सुंदर पोर्टफोलियो जो है दीक्षा मैम ने अपनी कक्षा में बनाया है।
मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि इस पोर्टफोलियो में जो आपको दिख रहा है, ये मैम ने चार्ट पेपर से बनाया है, इसके ऊपर मैम ने क्या क्या लिखा हुआ है? बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने क्या लिखा है? मैं अनुरोध करूंगी आप सभी से कि चैट बॉक्स में लिख के बताएं एनवेलप के ऊपर मैम ने बच्चों के साथ मिलके क्या लिखा हुआ है। मुझे कहीं पे यहाँ पे रीनू नाम दिखाई दे रहा है बच्चों का, उनके विद्यालय और क्या क्या विषय वो किस तरीके से उससे जुड़े हुए हैं वो भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल श्रेया। तो मैम ने सभी बच्चों का उसके ऊपर जो है वो नाम लिखा है, बच्चों का नाम लिखा हुआ है, विद्यालय का नाम लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो जो हर बच्चे की जो हर वर्कशीट है जिन्होंने बनाया है उस पे भी जो है मैम ने जो है वो बच्चों का नाम लिखा हुआ है, ताकि जो वर्कशीट है वो आपस में अगर कभी मिल जाए तो पता रहे कि ये किसकी वर्कशीट है और उसको उसके पोर्टफोलियो में डाल सके। तो अब हमने जाना कि क्या उदाहरणीय तकनीकें आप लोग ही अपनी कक्षाओं में कर रहे हैं और उनको बाकी कक्षाओं में कैसे लेके जा सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि आप लोगों को दिक्कतें जो आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आप लोगों को महसूस हो रही हैं, वो कक्षा प्रबंधन से लेके भी हो सकती है, कक्षा में पढ़ाने के दौरान जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं उन पे चर्चा करते हैं। और ये कुछ सुझाव हमारी तरफ से कि आप इनका उपयोग करके किस तरीके से इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, उस परेशानी को किस तरीके से थोड़ा बेहतर कर सकते हैं अपने और अपने बच्चों के लिए। तो सबसे पहले एक समस्या जो हमने फॉर्म फ्लोट करा था उसमें दिखी थी कि कक्षा में बच्चों की कम उपस्थिति है, काफी कम बच्चे इनरोलमेंट के बाद भी कक्षा में आ रहे हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो नया कार्यक्रम है, उसमें हो सकता है कि विश्वास की थोड़ी कमी हो कि ये कार्यक्रम कैसा है, अब तक पहले के कार्यक्रम में से कई लोग जुड़े हुए हैं। तो अब हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि इसके लिए दो तीन सुझाव आप ले सकते हैं और आप अपनी कक्षा में और अपने समुदाय में कर सकते हैं। पहले तो विद्यालय स्तर पे थोड़ा सहयोग बढ़ाएं, अपने कार्यक्रम के लिए प्रधान अध्यापक आपके जो एचएम से उनसे बात करें, उनके साथ संवाद करके एक सामूहिक योजना बनाएं कि किस तरीके से आप इस कार्यक्रम को प्रभावशाली रूप से सबको बता सकते हैं। अभिभावक को समुदायों में किस तरीके से इस कार्यक्रम की जानकारी दे सकते हैं। दूसरा, इस कार्यक्रम की प्रगति दिखाएं। जब हम कक्षाओं को देख रहे थे और हम लोग कक्षाओं में देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से नए नए उद्देश्य नए नए चीजें सीख रहे हैं, तो आपको भी ये बताना जरूरी है अभिभावक को। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप जो हो सकता है आपका हो, या जो भी आपको कभी कम्युनिटी में दिख रहे हो, आपको स्कूल्स में अगर उनके बड़े बच्चे मतलब बड़े भाई बहन हैं उनको पिकअप कर रहे हैं आ रहे हैं पेरेंट्स, तब आप उनसे बात कर पा रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे तरीकों से आप बता सकते हैं पेरेंट्स को कि सीखने की प्रगति बच्चों की क्या है और इस कार्यक्रम से बच्चे क्या क्या सीख पा रहे हैं। कि पहले बच्चों को रंगों की पहचान नहीं थी, अब बच्चे रंगों की भी पहचान कर पा रहे हैं। तो ये प्रगति को दिखाना बहुत जरूरी है। तीसरा, कक्षा के वातावरण को थोड़ा सा आकर्षक बनाएं, आकर्षक गतिविधियां जो आयु अनुरूप हो उनको कराएं बच्चों को। हो सकता है उस अगर आप कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है सिखा रहे हैं बच्चों को, कोई नई अवधारणा सिखा रहे हैं और कक्षा की चाहे तो आप एक वीडियो भी बना के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे दे सकते हैं, अभिभावकों को दिखा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इससे बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ेगी और बच्चे कक्षा में देखेंगे तो आने का उनका मन करेगा। दूसरी समस्या जो हमने देखी, जो आप लोगों ने हमसे साझा की, कि विद्यालय परिसर में कक्ष उपलब्ध ना होना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी हमारी अभी अभी की स्थिति है उसको हम बेहतर कैसे कर सकें। अगर आपके विद्यालय में अभी परिसर में कक्ष उपलब्ध नहीं है तो आप प्रधान अध्यापक से बात करें और दिशा निर्देश के अनुसार एक कक्ष उपलब्ध कराने के लिए चर्चा करें।
साथ ही आप ये भी देखें कि अगर कक्षा एक के जो शिक्षक हैं उनसे पता कर सकते हैं कि उनके साथ कक्षा साझा करने की कोई संभावना है। यदि आपको वो संभावना दिखती है तो आप एचएम के साथ मिलकर उस स्थान को सक्रिय रूप से तैयार कर सकते हैं। अपनी अपनी कक्षा वहां पे आप जो है कर सकते हैं कक्षा एक के साथ। यदि आपके पास पहले से ही जो है साझा कक्ष है, साझा कक्ष जो है उसमें आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक समर्पित कक्ष आपको मिल सके, तो इसके लिए आप जो है अध्यापक से समर्पित कक्ष के बारे में चर्चा करें। क्या वो हमें जो है वो मिल सकता है कि नहीं, उसकी कोई संभावना है कि नहीं। आप अपनी समस्याएं भी हैं जो वो प्रधानाध्यापक के साथ साझा करें कि छात्रों को सिखाने में क्या बाधाएं आ रही हैं जो समर्पित कक्ष ना होने की वजह से आ रही हैं। एक हम तीसरी स्थिति भी देखते हैं जहां पे स्थान उपलब्ध है लेकिन सेटअप को लेकर स्पष्टता नहीं हो पा रही है कि हम अपनी कक्षा को कैसे हम सेटअप करें। तो इसके लिए आप कक्षा के सेटअप के लिए प्रधान अध्यापक का सहयोग ले सकते हैं। आप कक्षा की स्थापना के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए उसकी आप एक लिस्ट बना लें। लिस्ट के लिए लिस्ट का उपयोग करते हुए प्रधान अध्यापक की सहायता से सारे सामान को आप एकत्रित करें और उसके बाद जो है कक्षा में उन सामानों को लगा लें। स्थापना के लिए आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से वंडर बॉक्स साझा करने का भी अनुरोध करें। यदि वंडर बॉक्स जो है वहां पे उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय और आसानी से उपलब्ध टीएलएम के उपयोग से अपनी कक्षा को जो है वो आप सेटअप करें। फिर आइए अब देखते हैं कि एक ये वीडियो जहाँ पे कक्षा कक्ष नहीं है तो उन्होंने कक्षा कक्ष को कैसे जो है वहां पे स्थापित किया है। अब समस्या यहाँ आती है कि जहाँ पर अतिरिक्त कक्षा कक्षे ना हो तो वहाँ पर बाल वाटिका का संचालन कैसे करें और कैसे सजाएं अपने चार कोने। आइए देखते हैं। तो देखिए बनकर तैयार हो गई हमारी झटपट बनने वाली बाल वाटिका। तो श्रेया आपको कैसी लगी ये वीडियो? आ, मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी क्योंकि कैसे उन्होंने सामग्री मतलब कक्षा कक्ष ना होने के बावजूद छोटी मोटी सामग्री जो उनके पास उपलब्ध थी उनके साथ तुरंत एक कक्ष बना लिया और बच्चों के पढ़ने के लिए भी एक अच्छा वातावरण है और उसमें बच्चों को भी आने में रुचि होगी। इतना कलरफुल था, इतने रंगों से था और इतना आकर्षक वो वातावरण है कि मुझे खुद भी मन कर रहा है जाके वहां पे पढ़ने का। आप सभी भी इस वीडियो से जो है कुछ आइडिया ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसी समस्या आपके स्कूल में भी है तो इस तरीके से आप अपना जो है वो कक्षा का जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अब हो सकता है कि एक तीसरी समस्या हमें देखने में आए कि हो सकता है कि आपकी कक्षा में कमरा है, आपके पास बच्चों का जो आना है वो भी हो गया है, बच्चे जो इनरोल्ड है उनकी अटेंडेंस भी बढ़ गई है। ऐसी भी एक समस्या दिख रही है कि अब बच्चे आ रहे हैं, कमरा है, सब कुछ है,
पर कक्षा को किस तरीके से संचालन करना है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है और उसमें कैसे पढ़ाना है, उसमें भी कई लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो हमने पहले भी इस वेबिनार पिछले भी वेबिनार में थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा था, आप और जानते हैं कि कैसे कुछ 2-3 चरणों का पालन करके आप कक्षा में बच्चों को नियमों से अवगत करा सकते हैं और कक्षा का संचालन कर सकते हैं। पहला, एक बच्चों के साथ स्पष्ट दिनचर्या बनाए। कहीं ना कहीं हमारी जो दैनिक योजनाएं जो हम बोलते आ रहे हैं, इकाई 1 इकाई 2 को डाउनलोड करें, उनको पढ़ाएं बच्चों को, कहीं ना कहीं उनके द्वारा आप एक दैनिक दिनचर्या, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी, हर विकास के क्षेत्र को पढ़ाने में क्या क्या चीजें जाएंगी, कितना समय जाएगा, क्या क्या सामग्री का उपयोग होगा, सब चीजें हैं, क्या नियमों को बच्चों को पालन करना है। तो वो जो दैनिक दिनचर्या बच्चों की अपने आप एक स्पष्ट रूप से बन जाएगी। तो आप रोज बच्चों को अगर कराएंगे इस तरीके से, तो उनको भी पता चल जाएगा कि रोज आना है, पहले कविता होगी, फिर मुझे खेलने का समय मिलेगा, फिर मुझे ये विकास के क्षेत्र पे पढ़ाई होगी। तो कहीं ना कहीं वो दिनचर्या बनेगी, तो बच्चे नियमों का पालन भी करने लगेंगे और कहीं ना कहीं उस दिनचर्या से जुड़ भी जाएंगे। दूसरा ये है कि क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे आयु वर्ग के हैं, तो उनको कई चीजों की समझ के लिए सबसे पहले आपको वो व्यवहार को प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। हम बच्चों को सीधे चुप होने के लिए नहीं बोल सकते हैं, या फिर सीधे उनको कोई भी गतिविधि करने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। जो चीजें हम बच्चों को करवाना चाहते हैं उसका पहले हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो जो भी व्यवहार है, विषय है, उसको प्रभावी ढंग से पहले बच्चों को समझाएं, स्पष्ट रूप से उनको दिखाएं कि ऐसे होगा और ये नियमों का पालन ऐसे करना है, ऐसे चुप होना है, ऐसे आना है कक्षा में। जब बच्चे वो धीरे धीरे समझ जाएंगे तो वो खुद से अभ्यास कर पाएंगे और उसका पालन कर पाएंगे। तीसरा, कहीं ना कहीं बच्चों को एक तो इसमें बहुत मजा भी आता है, रुचि भी होती है संकेतों के साथ, और आपका भी थोड़ा काम आसान होता है कि बार बार आप अपनी एनर्जी बोलने में नहीं लगा रहे हैं कि बच्चों चुप हो जाओ, ये करो। तो कहीं ना कहीं नियमों में आपको बच्चों का संकेतों का उपयोग करना जरूरी है, कि बच्चों को छोटे छोटे संकेत, की अगर मुझे कक्षा में बोलना है तो उससे पहले हाथ खड़ा करना है, मुझे मेरा काम हो गया तो मैं थम्स अप दिखा सकती हूँ, अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं थम्स डाउन करके भी दिखा सकती हूँ मैम को। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक तो अनुमान लगाने में मदद करेगा कि बच्चों को कैसा कक्षा में लग रहा है, और सकारात्मक एक व्यवहार भी बच्चों में और कक्षा में आपको बनाने में मदद मिलेगी। तो ये थी कुछ समस्याएं और उनके हमारे अनुसार कुछ समाधान जो आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वो आपकी थोड़ी कुछ मदद करें, और आप हमें आगे के वेबिनार्स में बता भी सकते हैं कि ये किस तरीके से आपके लिए काम रहा, क्या सफल आया, क्या चीजें आपके लिए आसान हो पाई इन चीजों को पालन करने से। अब जानते हैं इकाई 3 के बारे में। इकाई 3, जैसे कि पिछले वेबिनार में भी इकाई 2 को कैसे दीक्षा पोर्टल से डाउनलोड करना है इसके बारे में हमने बातचीत की थी। अब इस उसी ही सेम ही तरीके से हमें दीक्षा पोर्टल से इकाई 3 को भी डाउनलोड करना है। दीक्षा पोर्टल के इस लिंक पे हम जाएंगे, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह की स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा कि हमें जो है यूनिट 1 नजर आ रही है, यूनिट 1 साइड में खुली हुई है, और साइड में हमें यहाँ पे राइट साइड में हमें यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है वो नजर आ रही है। हम यूनिट 3 पे जाएंगे और जैसे ही हम यूनिट 3 पे जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बाल वाटिका हैंडबुक यूपी यूनिट 3 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साइड में लेफ्ट साइड में जो है यूनिट 3 हमारी खुल जाएगी। आपको इस तरीके से यूनिट 3 यहाँ पे आप देख पाएंगे। पर अभी ये हमें दिख रही है, हमें इसको डाउनलोड करना है ताकि हम इसको बाद में पढ़ भी सके। तो जो आपको ये यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, आप इस 3 लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये एक तरह का बॉक्स खुल जाएगा जहां पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा। अब आप इस डाउनलोड पे क्लिक करें। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक और आपके लिए बॉक्स खुलेगा जो आपसे पूछ रहा है कि ये जो है हैंडबुक आपके डिवाइस में सेव हो जाएगी, डाउनलोड करना चाहते हैं? तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फोन में, लैपटॉप में या किसी में भी, जिस भी जहां पे भी आप ये खोलेंगे वो डाउनलोड हो जाएगी और सेव हो जाएगी। इसी तरह से जो है अब जो है हमारी हस्त पुस्तिका के साथ जो हमारी वर्कबुक है वो भी जो है दीक्षा पोर्टल पे जो है वो आ चुकी है।
इस लिंक का उपयोग करके उसी तरीके से आप जो है दीक्षा पोर्टल पे जाएंगे, आपको जो है ये उस कार्यपत्रक पे ले जाएंगे। कार्यपत्रक को डाउनलोड करने के लिए जो भी यूनिट आप करा रहे हैं, जैसे आप यूनिट 2 पूरी, इकाई 2 पूरी करा चुके होंगे, इकाई 3 की तरफ आप जाएंगे, तो इकाई 3 पे आप जाएं, इकाई 3 पे क्लिक करके उसकी यूनिट का जो है आप जो है कार्यपत्रक जो है वो डाउनलोड करें। इस तरीके से आप जाएंगे और फिर उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करते हुए आप कार्यपत्रक जो है जिस भी इकाई के आपको डाउनलोड करने हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रीनू, ये विधि समझाने के लिए सभी को। अब समझते हैं, हम हर वेबिनार में एक नई इकाई के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताने के पीछे हमारा और आपको अलग अलग थीम्स और अलग अलग विषयों से अवगत कराने के पीछे हमारा एक ये मकसद भी है कि हम इस आयु वर्ग के बच्चों को एक थीम आधारित दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम भी बोलता है कि बच्चों को इस आयु वर्ग में हम अज्ञात से ज्ञात तक लेके जाते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चों को जो विषय जानते हैं उनको उनको लेके जाते हैं हम ऐसे विषयों की तरफ जो जिनके ऊपर उनकी समझ बढ़ाने की हमें अभी जरूरी है। जैसे कि हमने पहला विषय थीम देखा था, मैं और मेरा परिवार, तो उसमें हम बच्चों के लिए सबसे पहले समझ अपनी होती है, खुद की होती है, हमारे बारे में जानते हैं, फिर परिवार के बारे में, फिर वो भोजन क्या खा रहे हैं। इसी प्रकार से ये थीम आधारित जो दृष्टिकोण है, कहीं ना कहीं उसका पालन करते हुए जो इकाई 3 है, अब हम उसके बारे में समझेंगे कि उसमें क्या मुख्य चीजें हैं और क्या उद्देश्य है। तो हमने जैसे जाना कि इकाई 3 जो कि है पेड़ पौधे, उस इकाई में ये कुछ जरूरी सीखने के उद्देश्य हैं जो आपको कराना है। ये सर्वांगीण विकास के जो 5 क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला कि हम पेड़ पौधों के भागों की पहचान, उनसे मिलने वाले जो भी वस्तु हैं, पेड़ से क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैसे कि फल मिलते हैं हमें, उससे हमें रुई मिलती है, ये सारी चीजों के बारे में उनको समझाएंगे। और उनको बचाते कैसे हैं, संरक्षण कैसे करते हैं पेड़ पौधों का, वो। दूसरा, भाषा साक्षरता विकास में हम बच्चों को, जो हमने पहले तुकान शब्द है पहचान सिखाई थी, अब हम उनको तुकान शब्दों को बनाएंगे कैसे, शब्दों की पहली ध्वनि, और उनको चित्रों से जोड़ना सिखाते हैं। इसमें वस्तुओं में हमने पहले 1 से 5 तक समझा था, अब तीसरी इकाई में छठा, यानी कि हम 1 से 6 तक बच्चों को संख्या सिखा रहे हैं और उनके प्रतीकों को बता रहे हैं। अब पैटर्न हो गया, स्वाद महक के आधार पर वस्तुओं को पहचानना, वो सारी चीजें सिखा रहे हैं। उसके अलावा अब हम सौंदर्य बोध विकास में बच्चों को जो अलग अलग ध्वनि है उनकी पहचान, छाप लगाना, जिसके अंतर्गत उनके एफएमएस यानी कि फाइन मोटर जो कौशल होता है, कि यानी कि सूक्ष्म मोटर कौशल, उसका विकास होता है। कोलाज बनाना। फिर शारीरिक विकास में अगर हम देखें बच्चों को, तो सांस और लय के साथ किस तरीके से मतलब लय के साथ कैसे गीत गा सकते हैं। फिर आंख और हाथ का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से डेवलप हो सकता है। रंग और वस्तुओं के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग छोटी सॉर्टिंग की एक्टिविटीज, छांटने की एक्टिविटीज करानी है। तो ये सारे सीखने के जरूरी उद्देश्य है। एक छोटा सा दोहराव करते हैं पिछले इकाई से। हमने पिछले भी वेबिनार में इसको समझा था कि ये एक इकाई जो है उसमें आकलन के कितने दिवस होते हैं। हमने पूरी इकाई की संरचना समझी थी कि उसमें पढ़ाने के दिवस, दोहराव के दिवस कितने होते हैं और आकलन के। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप उत्तर दें कि आकलन के कितने दिवस हैं। चैट बॉक्स में आप लोगों से अपेक्षा है कि आप उत्तर दें। जय मंगल सर कह रहे हैं 2 दिवस हैं। विशाल राज सर बोल रहे हैं 2 दिवस हैं। गायत्री मैम, अरुण सर, प्रियंका मैम कह रहे हैं 2 दिवस हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं कि
हमारी जो आकलन के लिए इकाई की संरचना में 2 दिवस दे रखे हैं। अगर बच्चे एक दिन उपस्थित नहीं है तो आप उनका दूसरे दिन मूल्यांकन कर सकते हैं, और जिस चीज के ऊपर आपका आकलन रहेगा वो भी आपके आकलन का जो पेज है उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसका उपयोग करके बच्चों का आकलन कर सकते हैं। एक अभी हमने जो समझा उसके बारे में ही एक छोटा सा दोहराव, कि इकाई 3 जो हमने अभी जाना पेड़ पौधे, वो आपको कहाँ से मिल सकती है। पहला, क्या आपको वो दीक्षा पोर्टल पे मिलेगी, या दूसरा आपको वो इंटरनेट पर कहीं पे मिलेगी। चैट बॉक्स में आपके उत्तरों का हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे अंजू कुमारी मैम बोल रही है दीक्षा पोर्टल पे मिलेगी। अलका मामी बोल रही है दीक्षा पोर्टल पे मिलेगी। पंकज सर, पुष्पा मैम बोल रही है दीक्षा पोर्टल पे मिलेगी। विनीता मैम बोल रही है दीक्षा पोर्टल पे मिलेगी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, कि आप लोगों ने बहुत सही उत्तर दिया है कि इसका जवाब है दीक्षा पोर्टल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जान के कि सबको समझ में आ गया है कि ये इकाई कहाँ से प्राप्त होगी और कहाँ से वो अगली जो इकाई उन्हें करानी है बच्चों को वो करा सकते हैं। अब हमने पिछले उसमें भी समझा था कि कैसे एक दैनिक दिनचर्या बनाने के लिए किस तरीके से बच्चों को कुल 240 मिनट का समय दिया गया है, उसमें हम सारे सर्वांगीण विकास के क्षेत्र करते हैं। आप याद रखें कि इसको थोड़ा एक गांठ बांध लें इससे, कि इसका उपयोग कर कर मुझे दिन में कराना है कि पहले क्या विकास का क्षेत्र होगा, फिर क्या होगा, बच्चों को कब भोजन के लिए भेजना है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। अब थोड़ा सा जानते हैं कि अगर आपकी इकाई 3 शुरुआत हो रही है, तो पिछली इकाई से भी हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि पिछले विषयों में जो भी इकाई 2 है उसमें हमने बच्चों की क्या प्रगति है। अब भले वो एचपीसी द्वारा आप देख रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियोज बच्चों के हैं, आकलन जो आप कर रहे हैं बच्चों का उसके द्वारा समझ जान रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको प्रगति बच्चों की जानना जरूरी है। जब तक बच्चों की इकाई 2 के जो भी ये जरूरी विषय, यानी कि ये जो इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं उनके बारे में अगर अभी हम चर्चा करेंगे, वो नहीं हुई है, तब तक आप इकाई 3 शुरू नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपके ज्यादातर बच्चे कक्षा में जो हैं उनको ये जो जरूरी विषय है सर्वांगीण विकास से इन चीजों की जानकारी प्राप्त हुई, तो तब बच्चे जब इकाई 3 शुरू करेंगे तो वो ज्यादा उनमें आत्मविश्वास होगा और आपको भी पढ़ाने में आसानी होगी। तो ये जरूर आपसे अनुरोध है कि ये जो इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं उनको ध्यान रखें और उनके हिसाब से आप अपनी आगे की इकाई का संचालन करें। तो अगर भाषा और साक्षरता विकास में मैं देखूं, अगर बच्चों में पहली ध्वनि की पहचान हो गई है और शब्दों को चित्रों से जोड़ना हो गया है, तुकान शब्दों की पहचान हो गई है, तब ये सारे अगर हो गए तो आगे की इकाई करने में बच्चों को आसानी होगी। संज्ञानात्मक विकास में तुलना करना, पैटर्न की पहचान, आकृतियों की पहचान। शारीरिक विकास में निशाना लगाना, रस्सी कूदना, गेंद फेंकना और पकड़ना। रचनात्मक विकास में अगर बच्चे कविता गा पा रहे हैं, आप जो आवाज दे बोल रहे हैं उसकी नकल कर पा रहे हैं, ध्वनियों की पहचान हो पा रही है। सामाजिक भावनात्मक नैतिक विकास में अगर बच्चे फल सब्जियों की पहचान कर पाए हैं, संतुलित भोजन होता क्या है वो जान पाए हैं, और भोजन के जो भी प्रमुख सूत्र हैं वो जान पाए हैं, तभी आप इकाई 3 की तरफ उनको लेके जाएं। तो आशा करती हूँ कि ये इंडिकेटर्स को आप ध्यान से देखेंगे अपनी कक्षा में। अगर अभी तक आकलन नहीं हुआ है दूसरी इकाई का, तो आप तब कर रहे हैं तो अब आप इनको जरूर मापे कि बच्चों का इसके ऊपर क्या इस जो विषय है इसके बारे में क्या कितनी समझ बनी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ इसमें जुड़ने के लिए। मैं आप लोगों को जो आपके ग्रुप्स हैं एजुकेटर्स के, आपको कहीं ना कहीं एक 1 पेजर भी आया होगा। उस पेज में आप जो भी वेबिनार की एक संक्षिप्त रूप में जो भी हमने चीजों पर चर्चा करी है उसकी जानकारी उपलब्ध है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप वो सीधे 1 पेजर भी खोल सकते हैं जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं। उसमें कुछ कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनका प्रयोग करके आप कक्षा में पढ़ा सकते हैं।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं मैम को हैंड ओवर करना चाहूँगी। मैं श्रेया और उनकी टीम को इसका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। हम लोग लगातार ये श्रृंखला चला रहे हैं, 5वीं श्रृंखला है। लेकिन मैं जब तक देख रही हूँ, हम लोग का जिस दिन लाइव सेशन होता है उस दिन बहुत कम लोग जुड़ पाते, लेकिन उसके बाद लोग उसको देखते हैं, व्यू करते हैं। ये श्रृंखला केवल आप लोग के लिए है कि आप लोग बाल वाटिका को सक्रिय रूप से संचालित करें, बच्चों तक इसकी पहुंच जाए, बच्चे सीख सकें, क्योंकि हमारे अंतिम जो लक्ष्य है वो बच्चे हैं। बच्चे सीख जाएंगे तभी हम लोग अपने सभी कार्यक्रमों में सफल होंगे। तो अभी जो आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि अगर आप इकाई 3 कंप्लीट कर लेते हैं, तीसरी थीम कंप्लीट हो जाती है, तो बच्चों को ये गतिविधियां या ये लर्निंग इंडिकेटर्स अचीव हो जाएंगे। तो जो अगला वेबिनार होगा उसमें हम लोग सबसे पहले आपसे इन लर्निंग इंडिकेटर्स के बारे में ही बात करेंगे और आपसे ये भी बात करेंगे कि आपके यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी जब अगला वेबिनार होगा तो आप अपने रजिस्टर में बच्चों का नाम लिख चुके होंगे, उन्होंने कितने इंडिकेटर्स अचीव किए हैं, उनके नाम के सामने इंडिकेटर का नाम अंकित करेंगे। अगले सत्र में जब एक चैट में पूछा जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे एजुकेटर्स, नोडल टीचर्स इसका जवाब दे सकेंगे, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसका जवाब दे सकेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत धैर्य से आप लोगों ने इस पूरे सेशन को समझा और अपने कि मैं शुरू से देख रही हूँ जो हमारे नंबर्स हैं वो लगभग कांस्टेंट रहे हैं, यानी जितने लोग प्रतिभाग कर रहे हैं वो शुरू लेकर अंत तक लगभग जुड़े हैं। ये वही लोग हैं जो वास्तव में अपने बाल वाटिका को सफल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाल वाटिका में बच्चे सीखें और सीख कर ही उनके विद्यालयों में जब प्रवेश के लिए आए तो उनको वो सारी सीख या लर्निंग इंडिकेटर्स प्राप्त हो चुके हों जो प्री प्राइमरी के लिए निर्धारित है। अब मैं अपनी टीम से चंदन को बोलूंगी कि आप इसको कंक्लूड कर दें और अगले वेबिनार में क्या हम लोग लेके जा रहे हैं उसके बारे में आपको स्पष्ट अगले वेबिनार में बताया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वेबिनार अगले 15 दिन में होगी। तो आप लोग जिन लोगों ने ये नहीं देखा है वो लोग कृपया करके इसको देख भी ले, अपने साथियों को शेयर कर दे ले, जिससे वो बाद में देख सके। मैं चंदन से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज शुरू। थैंक यू मैम। आज का जो हमारा